मोहतरम MS साहब RH हॉस्पिटल डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इमरान चीफ कंसल्टेंट एंड डियर कलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी प्रेजेंटेशन जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की लास्ट टाइम हमने की वो लेक्चर 1 था और उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है उसका, उसी की कंटिन्यूएशन में। लास्ट टाइम हमने फ्लूइड मैनेजमेंट और डायग्नोसिस से रिलेटेड बात की थी और अभी फिर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस और प्रिवेंशन और ड्रग्स रिलेटेड टू ट्रीटमेंट उससे हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, डायरिया के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगे उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले आप देखें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होंगी। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस में हाइपरनेट्रीमिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाइपरनेट्रीमिया कब होगा, कोई थोड़ा सा आइडिया देगा? गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट में कैसा पेशेंट होगा जिसको हाइपरनेट्रीमिया होगा? हाइपरनेट्रीमिया उन पेशेंट्स में होगा जिनको प्रॉपर तरीके से फ्लूइड न दिया गया हो, कंसनट्रेटेड फ्लूइड्स हों, कंसनट्रेटेड अगर वो इन्फेंट है तो उसमें कंसनट्रेटेड मिल्क फीड्स बन के गए हों, उसको बहुत ज़्यादा शुगर ड्रिंक्स दी गई हों, बहुत ज़्यादा साल्ट ड्रिंक्स दी गई हों। उसमें होगा क्या कि वो जो ब्लड से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से और ब्लड से जो सोडियम है वो ड्रा होकर गट में आएगा और ऑस्मोटिक डायरिया होगा और उसमें क्या होगा कि उसमें फ्लूइड आएगा गट में और इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर रह जाएंगे, सोडियम अंदर रह जाएगा और हाइपरनेट्रीमिया होगा। हाइपरनेट्रीमिया अगर प्रॉपरली ट्रीट ना हुआ तो बड़ा इसका आउटकम भी निकल सकता है, ग्रेव आउटकम भी निकल सकता है। और इसको हम जो सॉर्ट आउट करने के लिए सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करके देखेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम जो है, सोडियम का लेवल जो है 150 मिलीमोल्स पर लीटर जो है मैक्सिमम है और 130 मिलीमोल्स पर लीटर जो है वो मिनिमम है। अगर 150 से ऊपर हो तो हाइपरनेट्रीमिक चेंजेस होंगी। हाइपरनेट्रीमिया में कोई ऐसा सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस नहीं होंगे जैसे या ओवर हाइड्रेशन के साइंस नहीं होंगे। इसमें जो टिपिकल चीज़ होगी वो बच्चे को जो होगा कि वो एक्सट्रीम थर्स्ट होगी। आम डिहाइड्रेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बच्चा कुछ ज़्यादा ही थर्स्टी होगा, वो उसमें नज़र आएगा। और आप उसकी लुक देखेंगे तो स्किन जो है वो थिक हुई होगी और एशियन स्किन होगी बच्चे की। और इन कंडीशंस में आप इलेक्ट्रोलाइट्स करा के देखें, अगर मोर देन 150 है तो फिर उसको हाइपरनेट्रीमिया लेवल कर लें। और हाइपरनेट्रीमिया अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, 165 से ऊपर अगर सोडियम लेवल चला जाए तो फिट्स भी पड़ सकते हैं। लेकिन फिट्स जब पड़ेंगे तो वो तो बिल्कुल ही एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको ICU ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। उसको हम एडमिट करेंगे, शिफ्ट करेंगे और ICU में ट्रीट करेंगे। नॉर्मली इसकी ट्रीटमेंट में ORS ही सबसे बेहतर है। इसको हमने एकदम ही नीचे नहीं लाना है, उससे ब्रेन एडिमा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। WHO का जो लेटेस्ट वर्जन है ORS का, लो ऑस्मोलर ORS, वो इसमें सबसे बेस्ट है, जिसमें सोडियम की जो मकदार है और क्लोराइड्स की मकदार है वो थोड़ी सी कम है और उसकी ऑस्मोलिटी भी कम है। तो उस हिसाब से जो है ये ग्रेजुअली 24 आवर्स में ये रिटर्न हो जाएगा। नहीं अगर सीवियर है तो हम उसको एडमिट करके फिर उसी तरह हम देखेंगे। फिर सेकंड जो है हाइपोनेट्रीमिया आएगा। हाइपोनेट्रीमिया में ऐसे फिट्स वगैरह तो नहीं पड़ेंगे जिस तरह हाइपरनेट्रीमिया में पड़ते हैं, लेकिन उसमें पेशेंट लेथार्जी के साथ होगा और उसको अगर आप इन्वेस्टिगेट करके देखें तो उसका सीरम सोडियम जो है 130 से नीचे जाएगा और ये एक्सट्रीम कंडीशन में जाए तो इसमें भी फिट्स वगैरह पड़ सकते हैं। और इसमें भी बेस्ट ट्रीटमेंट वहीं ORS सोल्यूशन है और ORS सोल्यूशन 24 आवर्स आप देते रहें तो उससे रिकवर होगा। IV ट्रीटमेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगी, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हाइपोकैलेमिया, तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइट जो कम होगा वो हाइपोकैलेमिया है। हाइपोकैलेमिया उन पेशेंट से बहुत ज़्यादा होगा जो ऑलरेडी माल नरिश्ड हैं। न्यूट्रिशन हाइपोकैलेमिया में जो चीज़ आपको पेशेंट ने मिलेगी वो एक तो उसमें जो है मसल वीकनेस होगी, कार्डियक एरिथमियाज होंगी, रीनल इम्पेयरमेंट उसमें होगा और जो पैरालिटिक इलियस के साथ बाद दफ़ा सर्जन्स भी अवेयर हैं उसके साथ पेशेंट आएगा। और इसमें जो सीरम पोटाशियम है वो लेस देन 3 मिलीमोल्स पर लीटर होगा। इसमें आप पोटाशियम दे सकते हैं। पोटाशियम जो है उसमें ORS में पोटाशियम सबसे ज़्यादा है। जो IV फ्लूइड्स देते हैं, अगर आप रिंगर्स लैक्टेट देखें तो उसका जो मिलीमोल्स उन्होंने निकाला हुआ है उसमें तकरीबन 4 मिलीमोल पर लीटर है, जबकि आप ORS देते हैं तो इसमें 20 मिलीमोल पर लीटर पोटाशियम है।
और पोटाशियम आपने अगर माल नरिश पेशेंट है, अंडर न्यूट्रिशन है, उसमें देना है तो अंडर न्यूट्रिशन के अलग ORS आता है जिसको ओरासेल के नाम से मिलता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन फॉर माल न्यूट्रिशन पेशेंट। उसमें पोटाशियम की मकदार बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40 मिलीमोल्स है एज़ कम्पेयर टू जो IV आप देते हैं उसमें तकरीबन 4 है, नॉर्मल ORS में 20 है और उसमें तकरीबन 40 है। उसके अलावा भी आप इसको पोटाशियम सप्लीमेंट्स दे दें। पोटाशियम सप्लीमेंट में एक सोल्यूशन हम बनाते हैं जो बड़ा इजीली तैयार हो सकता है। उसमें 7.5 ग्राम पोटाशियम 100 ml आप उसमें जो है प्लेन वाटर में आप उसको ऐड कर दें और इसका जो है आप तकरीबन 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। 4 ml इज़ इक्वल टू 4 मिलीमोल। 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे में आप फैला के इसको जो है 14 डेज़ तक आप 2 वीक्स तक आप इसको चला सकते हैं। इससे बड़ा तेज़ी से जो है हाइपोकैलेमिया जो है वो रिवर्स हो जाएगा। फिर ब्लड इन स्टूल्स, डायसेंट्री। डायसेंट्री की डिफिनेशन ही ये है कि स्टूल्स में अगर ब्लड आने लगे, एक्यूट डायरिया में ब्लड आने लगे तो ये एक इंडिकेशन है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की और हम इसमें शगेला ही सस्पेक्ट करते हैं। शगेला सस्पेक्ट करने में हम बड़े जेन्युइन इस सेंस में हैं कि शगेला ही है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस साथ होंगी और शगेला है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसमें जो हर इलाके में अपनी सेंसिटिविटी होती है एंटीबायोटिक्स की और हमारे यहाँ आजकल हम क्यूनोलोन से इसको ट्रीट करते हैं 5 डेज़ के लिए 15 मिलीग्राम पर kg पर डोज के हिसाब से हम देते हैं। और आप शगेला को आप ट्रीट करें जो एंटीबायोटिक आपके इलाके में सेंसिटिव है और 2 दिन में आप इसको फॉलो करें। 2 दिन में बेहतर होता है तो आप इसको 5 डेज़ तक ले जाएं। 2 दिन में बेहतर नहीं होता है तो आपके इलाके में जो हमारे इस इलाके में जैसे हम काम कर रहे हैं इसमें जो दूसरा एंटीबायोटिक है आप उस पर डाल दें। तो हम शगेला से अगर ना हो तो हम सेकंड 3rd जनरेशन पे भी चले जाते हैं, सेफ्सपान और सेफ्ट्राक्सोन से भी हम इसको ट्रीट करते हैं। अगर 2 एंटीबायोटिक्स आप कंसेक्टिवली दे रहे हैं और ट्रीट ना हो रहा हो तो फिर आप फ्लैजिल का सोचें, फिर आप अमेबिक डायसेंट्री सस्पेक्ट कर सकते हैं। वैसे कभी भी अमेबिक डायसेंट्री फर्स्ट आपके जहन में नहीं आना चाहिए क्योंकि लेस दैन 5 ईयर्स में इट्स वेरी अनकॉमन। 5 ईयर से ऊपर के जो प्री एडोलसेंट्स हैं उसमें आप अमेबिक डायसेंट्री को सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप फ्लैजिल दे दें और चलाएं उसको। ये ब्लडी डायरिया का हो गया। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे परसिस्टेंट डायरिया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। परसिस्टेंट डायरिया मोर देन 2 वीक्स अगर डायरिया परसिस्ट करे, अगर या वो ब्लडी हो या वो वाटरी डायरिया हो तो उसकी ट्रीटमेंट बड़ी टफ हो जाती है। उसमें मेजॉरिटी में क्या होता है कि शुगर इंटॉलरेंस हो जाती है उसको। और परसिस्टेंट डायरिया उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो ऑलरेडी माल नरिश्ड हैं और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया उसकी न्यूट्रिशन हमने बेहतर ना की हो तो वो वर्स हो जाता है और डायरिया परसिस्ट करता है। डायरिया अगर परसिस्ट कर रहा है और सीवियरली डिहाइड्रेटेड पेशेंट है और वो माल नरिश भी है, अंडर न्यूट्रिशन भी है, तो वो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर के अलावा आपसे ट्रीट नहीं होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें साथ आ रही होंगी, वो शॉक की कंडीशन में होगा। उसको हम वहाँ रखेंगे, उसको बड़ा केयरफुल होकर हम रिहाइड्रेट करेंगे। और इसमें भी ओरल रिहाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा IV दे रहे हैं तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर डायरिया वर्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो एडमिट करके आप IV रिहाइड्रेट कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर इसमें ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो अंडर न्यूट्रिश्ड हैं या लेस दैन 6 मंथ्स हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। जो 6 मंथ से ऊपर हैं और अंडर न्यूट्रिशन नहीं है, अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो आप डाइटरी मैनेजमेंट से उसको ठीक कर सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में यह है कि अगर वो ब्रेस्ट फेड है तो ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करें, नहीं अगर उसको एनिमल फीड मिल रहा है तो एनिमल फीड को आप डाइल्यूट करें, जितना वॉल्यूम आप दे रहे हैं उसका आधा उसमें पानी मिला दें। और उससे भी बेहतर यह है कि आप कोई फर्मेंटेड मिल्क उसको योगर्ट वगैरह दे दें तो मिल्क को उससे रिप्लेस करें। फिर जो उसकी कैलोरिक कैलकुलेशन और कैलोरिक सप्लाइज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देखें कि कम से कम पर डे उसको 110 कैलोरीज़ पर kg बॉडी वेट पर 24 आवर्स मिलना चाहिए। ये कैलोरीज ज़्यादातर पल्सेस पे मुश्तमिल हो, सीरियल पे मुश्तमिल हो, उसमें आप फ़िश भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें पोल्ट्री भी डाल सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एडिशनल उसको 5 to 10 ml जो है वो एडिबल ऑयल उसमें ऐड कर दें। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम 3 to 4 आवर्स आपने 3 to 4 आवरली आपने डाइट देनी होगी। ये तकरीबन 6 to 8 टाइम्स पर डे बनता है। और जो डाइट आप उसको देंगे वो फ्रेश हो, अच्छी तरह ग्राइंड हुआ हो, वेल कुक्ड हो, मैश्ड हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। फिर इसमें तीसरा ये है कि आप इसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दें। ख़ास तौर पे आप विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन A, आयरन और जिंक ख़ास तौर पे इसमें दे दें। जिंक का बड़ा रोल देखा गया है, उससे जो परसिस्टेंट डायरिया है वो जल्दी रिकवर हो जाता है, उससे एपिथेलियल रीजनरेशन होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी देखी गई है। और परसिस्टेंट डायरिया का पेशेंट आपके पास आता है तो मैं अक्सर
उसको कम से कम 2 वीक्स तक एक्स्ट्रा डाइट दे दें। और 2 वीक्स के बाद भी देखें, जो पेशेंट आपके पास ऑलरेडी माल नरिश्ड आया था, जब तक उसका वेट हाइट के मुताबिक कैच नहीं होता है, ख्वाह वो उसमें मंथ्स लगते हैं, आप एक्स्ट्रा डाइट उसको देते रहें। और इसमें एक ग्रोथ चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसका वज़न उस पर प्लॉट हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है हर पीडियाट्रिक वार्ड में, हर कैजुअल्टी में ये चार्ट होना चाहिए। और जो हमारी पीडियाट्रिक जो फाइल बनती है उसमें इस चार्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा आगे ले जाके देखते हैं, ये चार्ट है उसमें, ये गूमेस क्लासिफिकेशन है। इसमें हाइट और वेट के हिसाब से आप बच्चे को क्लासीफाई करते हैं। और बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें ये सबसे सिंपलेस्ट है इन चीज़ों को करने के लिए। बहुत सारी क्लासिफिकेशन है जो कभी मॉल न्यूट्रिशन का टॉपिक हो तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइट और वेट के हिसाब से हैं, क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से हैं, जिसमें आप मरासमस, क्वाशरकोर, मरासमिक क्वाशरकोर, ये तमाम चीज़ें उनके नाम है। बहुत सारे बूस्टन क्लासिफिकेशन है, हार्वर्ड है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम फ़िलहाल गूमेस क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखें कि ये जो कॉलम है, ये बच्चे की एज है, ये एज चल रही है, और ये फ़र्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है। ये फ़र्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ये आप देखें कि इसमें ये 2 लाइनें आपको दी हुई हैं, ये 2 जो हार्ड लाइनें हैं, इससे इनमें ऐसा है कि इसमें या इसमें आपका वेट फॉल हो रहा है तो ये तकरीबन नॉर्मल है, इससे नीचे है तो ये सीवियर अंडर न्यूट्रिशन है। बच्चे का वेट आपने करके इस चार्ट में आपने प्लॉट करना है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ़र्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। चार्ट में आप जो वर्टिकल कॉलम्स बने हैं इसमें आप प्लॉट करें, जैसे ए में यहाँ प्लॉट किया हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वज़न यूँ जाना चाहिए ऊपर, मसलन अभी इधर था, अगली दफ़ा आपने देखा तो ऐसे ऊपर ये ऑलमोस्ट वर्टिकल या हॉरिजेंटल जाना चाहिए। ऐसे नहीं जाना चाहिए जैसे बी में है, ये डाउनवर्ड्स है और बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है। और इसी तरह ये सी है, देखें नीचे है तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, या तो इस लाइन के पैरेलल जाना चाहिए या इस लाइन से ऊपर जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एसेस कर सकते हैं कि आप कलर बड़ा होता है, कलर इसमें ये रेड कलर है, ये येलो है, और ये जो है ग्रीन है। हाँ बिल्कुल, वो जो हमारे पास बनी हुई है उसमें है, ये तो कहीं से मैंने ली है, मुझे वो मिली नहीं। ये आप ले लें कि ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, ये येलो है और ये ग्रीन है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमने जो डिस्कस किया था दूसरा, परसिस्टेंट डायरिया, सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब डायरिया के साथ पेशेंट जो है, वो जो सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो पेशेंट है, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जो 2 सिंड्रोम्स हैं आपको पता है, एक तो मरासमस है, दूसरा क्वाशरकोर है। इसमें डायरिया को एसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मरासमिक पेशेंट है उसमें आपको स्किन टर्गर नहीं मिलेगा, ऑलरेडी संकन आइज़ होंगी उसकी। उसका जो की साइंस हैं वो 2-3 की साइंस तो गए आपके। इसमें जैसा आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन और ड्राइनेस ऑफ द टंग देखेंगे, और उसके साथ उसका जो थर्स्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सट्रीमली थर्स्टी होगा, पानी मांगेगा, ये चीज़ें देखें। और अगर मरासमस का पेशेंट है तो इसको भी आपने फिर एडमिट करके रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपने ट्रीट करना है। इसका डाइट चार्ट बनेगा, कैलोरीज कैलकुलेट होंगी। इसके लिए ख़ास तौर पे हमारे पास जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन फॉर माल न्यूट्रिशन है उससे हम ट्रीट करेंगे। इनमें भी आईवी आपने ज़्यादा नहीं देना होता है। अगर माल न्यूट्रिशन के पेशेंट में आप आईवी पे चले गए तो यू आर गोइंग टू किल द पेशेंट, ओवरलोड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है वो। तो इसके साथ जो दूसरा सिंड्रोम है क्वाशरकोर, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाशरकोर में एडिमा होगा, उसमें आपको देखेंगे कि फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस, स्पेर्स हेयर और एनीमिया होगा, और बहुत सारे क्वाशरकोर के साइंस आपको मिलेंगे। उसमें भी जो डिहाइड्रेशन है वो आपको आसानी से पिक नहीं होगी। उसमें जो एडिमा है वो आपको जो स्किन टर्गर है वो बताएगा नहीं, और उसके साथ ऑलरेडी जो पेशेंट जो की साइन है जिसमें उसकी लेथार्जी है वो ऑलरेडी पैथेटिक और लेथार्जिक कंडीशन में होगा। तो इसमें जो आप शॉक की कंडीशन है उसको देखें आप। शॉक की कंडीशन में जैसे मॉइस्ट होगी, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कूल एंड मॉइस्ट होंगी, और पल्स जो है उसकी वीक होगी, बाद पल्स एब्सेंट होगी, फिर बीपी उसका नीचे होगा, और फिर स्ट्यूपर कॉमा तो वैसे भी इसमें ऑलरेडी होगा। लेकिन इन चीज़ों से आप उसको एसेस कर सकते हैं। और ये भी रिहेबिलिटेशन सेंटर का केस है, या आप आउटडोर ट्रीट नहीं कर सकते हैं इसको एडमिट करके। और प्रेफरेबली रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी हम इसको आईवी नहीं देते। आपने पकड़ के कैजुअल्टी में अगर इसको आईवी दिया तो गए, आप उधर भी इसको एडमिट करके एनजी पास करके आप बड़ा केयरफुल होकर फ्लूइड्स देंगे। ओरासेल से इसको ट्रीट करेंगे, जिसमें पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा है और जिसमें ऑस्मोलैरिटी कम की गई है। जैसे आप नॉर्मल ओआरएस लेते हैं तो उसमें सोडियम जो है 90
मिलीमोल्स पर लीटर है, जबकि ओरासेल में ये तकरीबन 45 आता है और क्लोराइड भी तकरीबन 45 आता है। इसमें पोटाशियम ज़्यादा है और उसमें पोटाशियम 20 आता है, इसमें पोटाशियम 40 आता है। तो प्रेफरेबली इससे ट्रीट करेंगे ओरली, और ये 50 to 70 ml पर kg बॉडी वेट पर 24 आवर्स के हिसाब से देंगे, और आप इसको रीअसेस करेंगे 1 to 2 आवर्स में। अगर बच्चा बेहतर होना लगा तो फिर ओरली फीड्स भी आप शुरू कर देंगे। इसके लिए हमारे पास ख़ास किस्म के जो नोरिशिंग मिल्क फीड्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। F75 और F100 का नाम आपने सुना होगा। उसमें जो F75 है उसमें प्रोटीन ज़रा कम होती हैं, 0.9 प्रोटीन होती हैं और कैलोरीज उसी हिसाब से होती हैं, जबकि F100 जो है उसमें फिर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 2.9 होती हैं। जब आप स्टेबलाइज़ करेंगे तो फिर F100 पे जाएंगे। ये न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास है, ये इनके पास मौजूद भी है तमाम चीज़ें। आपके पास है ना F70 और F75 और F100 है, आप और उसी तरह देते हैं। तो ये भी तकरीबन रिहेबिलिटेशन सेंटर का केस है। ये जस्ट आपको अवेयरनेस देने की ये चीज़ें हैं जिसमें हम अननेसेसरी IV थेरापी और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या क्या दे रहे होते हैं। और IV थेरापी इज़ ए किलर हियर, ठीक है ना। रिंगस लगा के हम खुश हो गए जी, माल नरिश पेशेंट आया था, गैस्ट्रिक कंडीशन में था, मैंने उसको बचा लिया, और गोइंग टू किल द पेशेंट। ख़ास वो ख़ासतौर पे क्वाशियोर का पेशेंट तो आपने मार ही दिया, ठीक है ना। और इसमें कोई रोल नहीं है आप प्लाज्मा दे दें, आप स्टेरॉइड्स दे दें, आप और ड्रग्स दे दें। हाँ, अगर ये सिवियरली एनेमिक है तो उसमें भी आपने बड़ा केयरफुल होके ब्लड देना है। ब्लड नॉर्मली तो हम 20 ml पर kg पर उसके हिसाब से देते हैं, 24 आवर्स के हिसाब से, लेकिन इसमें आप पेक सेल्स देंगे और वो भी 5 ml में देंगे और बड़ा स्लो देंगे ताकि उसे जो है ओवर हाइड्रेट होकर पेशेंट जो है ख़राब ना हो जाए। फिर तीसरी कंडीशन है फीवर। डिहाइड्रेशन के साथ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ जो डिहाइड्रेशन है वो इटसेल्फ भी फीवर कराता है। और इसमें और कंडीशंस भी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ तो मलेरिया कॉमन नहीं है, लेकिन डाउन कंट्री में देखें तो मलेरिया बड़ा कॉमन है। तो जो पेशेंट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का फीवर के साथ आपके पास आए तो उसको एंटी मलेरियल भी आपने देखना है। अगर फीवर तेज़ है तो हम लोग एक बड़ा गलत काम करते हैं कि प्रवास इंजेक्शन उठा के टपा दिया, ठीक है ना। उसका कोई इतना रोल नहीं है तेज़ी से फीवर कम करने में। टेपिड स्पॉन्जिंग उसका हल है। टेपिड स्पॉन्जिंग से बड़े तेज़ी से नीचे आएगा। उसको फैनिंग करें, टेपिड स्पॉन्जिंग करें, आप खुद ही देखें, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहें। जब टेम्परेचर 102 से नीचे आ जाता है तो फिर आप उसको पैरास्टामोल दे दें। ओरल पैरास्टामोल 20 मिनट्स में अपना असर शुरू करता है, जबकि आप प्रोवास या डेटामोल ये चीज़ें देते हैं तो ये 5 मिनट्स या कम से कम 10 मिनट्स तो ये भी लेते हैं। लेकिन जो आपने फास्ट कम करना है उसमें टेपिड स्पॉन्जिंग का रोल है, प्रवास का रोल नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को प्रवास नहीं लिखा। या मेरे साथ मेरे चाइल्ड वाले बैठे हैं, कितने मरीज़ मेरे हाथों मरे हैं यार फीवर के थ्रू, मैंने कभी किसी को लिखा प्रवास। तो ये एक चीज़ भी जहन में रख लें। और इसमें फिर अगर फीवर है तो आप उसको एसेस करके देखें कि कहीं उसको नमूनिया तो नहीं है, कहीं उसको कोई ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है, कहीं थ्रोट वगैरह ख़राब तो नहीं है, और कोई चीज़ भी आप ट्रेस करके देख लें। लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन में भी फीवर होगा, लेकिन फीवर के पेशेंट को खंगालना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर तीसरी कंडीशन जो डायरिया के साथ एसोसिएटेड कंडीशन होंगी, इसमें कन्वर्जेंस का पेशेंट आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस में जो फेब्राइल कन्वर्जेंस है वो सबसे कॉमन है, फीवर के साथ कन्वर्जेंस होंगी। किसी को आइडिया है फेब्राइल कन्वर्जन की डिफिनीशन क्या होती है? एनीवन? किसी को आइडिया है? चलो मैं ही बता देता हूँ। फेब्राइल कन्वर्जन ये है कि फीवर के साथ फिट्स पड़ेंगे। और फीवर क्या होगा कि फीवर के राइजिंग फेज में फिट्स पड़ते हैं, यानी कि फीवर बहुत तेज़ हो गया है तो फिट्स पड़ेंगे। जो तेज़ी से चढ़ेगा उसमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी और बच्चों को फिट्स पड़ेंगे। लेकिन फेब्राइल फिट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स सीजर से डिफरेंट इसलिए होते हैं कि ये बाद दफ़ा फ्यू सेकंड्स के होते हैं, बाद दफ़ा फ्यू मिनट्स के होते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन नहीं होती है। अगर इसकी ड्यूरेशन 10 मिनट से ऊपर है, 15 मिनट से ऊपर है, तो फिर आप इसको कम्प्लेक्स सीजर समझ लें। ये फिर एटिपिकल फेब्राइल फिट्स होंगे। एटिपिकल फेब्राइल फिट्स में प्रोलॉन्ग फिट्स हैं, फोकल फिट्स हैं और रिकरेंट हैं बहुत ज़्यादा हैं। ये जनरलाइज ही होते हैं, ये जनरलाइज होते हैं। टिपिकल फेब्राइल फिट्स जो है हमेशा जनरलाइज होगा, लेस दैन 10 मिनट्स ड्यूरेशन होगा और फिट्स के बाद थोड़ा सा पोस्ट एक्टिव स्टेट होगा बच्चे को, थोड़ा सा, और उसमें बच्चा बिल्कुल अलर्ट एंड एक्टिव होगा आप उसको। लेकिन फेब्राइल फिट्स के साथ अगर थोड़ा प्रोलॉन्ग होकर आए तो आप ज़रूर उसको देख लें कि कहीं CNS इन्फेक्शन तो नहीं था। ऐसा ना हो कि मेनिंजाइटिस का पेशेंट हो और आपने मिस किया हो। आप उसको फॉन्टनेला देखें, थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट एक लंबर पंक्चर कर लें, किसी अच्छी सी लेबॉर्ट्री से आप उसका CSF करें, आप क्लियर हो जाएंगे आप। तो फेब्राइल कन्वल्जन्स में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फेब्राइल कन्वल्जन में कोई रोल नहीं है एंटी कन्वल्सेंट्स का। और बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि फेब्राइल फिट्स रिकरेंट होते हैं, लोगों के पास जाते हैं तो वो डेब्रिटोन और उससे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स बच्चे में होंगे। आप उसको अच्छा करने के बजाय आप उसको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी इसका कोई रोल नहीं है, कभी खुदारा नहीं देना आपने
फेब्राइल फिट्स में आप ज़रूर कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, और ये फेब्राइल कंफर्म हो जाता है तो उसको एंटी एपिलेप्टिक्स और इन चीज़ों पे नहीं जाएं। इवन डायज़ेपाम भी अगर जब तक प्रोलॉन्ग ना हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायज़ेपाम भी अगर आपने देना है तो पर रेक्टर आप डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम पर रेक्टर दे सकते हैं। IV लाइन मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर सिंपल फेब्राइल सीजर्स हैं। अगर ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, 5 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, फिर पेरेंट्स की एंग्जाइटी भी ज़्यादा होती है, उस साथ आप पर रेक्टल कैलकुलेट करके 0.2 to 0.5 मिलीग्राम 0.4 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके आप डायज़ेपाम इसको दे सकते हैं। और फिर सीवियर डिहाइड्रेशन, जैसे हमने बताया सीवियर डिहाइड्रेशन प्लान C में आएगा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सीधे प्लान C में चले जाएँ। सीवियर डिहाइड्रेशन में भी कन्वर्जेंस हो सकती है जिसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। और इसी तरह हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया ख़ासतौर पे वो पेशेंट जो माल नरिश्ड होगा, उसमें जो ग्लाइकोजन स्टोर्स लिवर के बहुत कम होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आएगा, और हाइपोग्लाइसीमिक फिट्स होंगे। हाइपोग्लाइसीमिक फिट्स अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और अंडर न्यूट्रिश पेशेंट है, उसको डायरिया लगा है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको हाइपोग्लाइसीमिक फिट्स हैं, आपको लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन से मिल जाएगा कि यह हाइपोग्लाइसीमिया है। आप उसको ट्रीट करें। अगर 50% आपके पास हाइपरटॉनिक है तो 1 ml पर kg के हिसाब से आप 5 मिनट्स में दे दें। 50 ml बाद दफ़ा हम पेरिफेरल वेन से नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमें CVP डालना पड़ता है जो बड़ा टफ़ है। तो आप चलें 50 मत दे दें, आप ऐसा करें कि आप उसको दे दें 25। अगर आपने देना है तो 2.5 ml देना है पर kg बॉडी वेट। और अगर आपने 20% अगर आपने देना है, आपने 10% देना है तो आप उसको 5 ml पर kg बॉडी वेट दे दें। आप 10% दे दें जो हमारे पास अवेलेबल है और हम पेरिफेरल वेन से दे सकते हैं। 5 ml पर kg बॉडी वेट आप उसको स्टेट डोज दे दें, इन 5 मिनट्स में बोलस दे दें, और आप देते ही आप देखेंगे कि पेशेंट आपका बेहतर हो जाएगा। अब वो एक कन्फर्मेटरी भी है। फिर आप उसको आगे डाइट से आप मैनिपुलेट करें, आप उसको कैलोरीज कैलकुलेट करके डाइट देते जाएँ तो वो हाइपोग्लाइसीमिक नहीं होगा और ग्रेजुअली उसका वज़न ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। विटामिन A डिफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माल नरिश्ड पेशेंट है उसमें वैसे भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेशेंट को हो तो विटामिन A की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और विटामिन A की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। और ख़ासतौर पर माल नरिश्ड पेशेंट हो तो उसमें विटामिन A ऑलरेडी कंप्रोमाइज होता है। तो इसमें जो है आप विटामिन A सप्लीमेंट उसको ज़रूर देंगे, स्पेशली अगर वो अंडर नरिश्ड है। और तो विटामिन A की सप्लीमेंटेशन अंडर नरिश्ड पेशेंट में आप ख़ासतौर पे अगर मिज़ल्स भी उस इलाके में बड़ा कॉमन है तो वो मज़ीद ऐड करेगा इसको। तो आप इसको जो है अगर 1 ईयर से ऊपर का बच्चा है तो 2 लाख यूनिट्स आप स्टेट देंगे। अगर अंडर नरिश्ड पेशेंट है, मिज़ल्स की हिस्ट्री है और साथ ही गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो 2 लाख स्टेट दे दें। नेक्स्ट डे इसी डोज को रिपीट करें और आफ्टर 4 वीक्स एक और डोज दे दें आप उसको। नहीं, अगर अंडर नरिश्ड नहीं है, मिज़ल्स नहीं है, बच्चा वेल नरिश्ड है, फिर भी आपके पास अगर आता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पेशेंट तो विटामिन A का एक डोज ज़रूर दे दें आप उसको। ये स्टॉस थेरापी है जो लेस दैन 6 मंथ्स में आप 50,000 यूनिट्स देते हैं और 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आप 1 लाख देते हैं और मोर देन 1 ईयर जो है 2 लाख देते हैं। स्टॉस थेरापी एंड वंस फॉर ऑल है, वो एक ही दफ़ा आप उसको दे दें। ये हमने ग्रोथ चार्ट हमने डिस्कस किया था। ये भी हमारे पास एक टूल है जिससे हम माल न्यूट्रिशन को देखते हैं, लेकिन ये अभी इस पर हम आएंगे। आपका जो सीवियर अंडर न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था कि सीवियर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, ये सीवियर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन आप OPD में बैठे हुए हैं, दुनिया के पेशेंट हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस आया हुआ है, आपको क्या पता है कि ये माल नरिश्ड है या नहीं है? उसके लिए हमारे पास एक ये चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ इसमें जो है जो इसका एक्सेलेंस है वो ये है कि इसमें हमें ना पेशेंट का वज़न चाहिए ना पेशेंट की एज चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक ये जो आपका अपर आर्म है इसमें फैट्स होती हैं, अंदर मसल होता है और अंदर बोन होती है। तो 1 ईयर में आपका फैट्स ज़्यादा होंगी, उस वक्त फैट्स को मसल रिप्लेस करेगा और ये 1 ईयर टू 5 ईयर्स ये जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है ये स्टैटिक रहती है, ये ऊपर नीचे नहीं होती है। अगर ये कम हो रही है तो मीन्स कि बच्चा माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रिप है, इसको हम ट्राई कलर्ड स्ट्रिप कहते हैं, ये ख़ुद भी बनाई जा सकती है और इसको कॉक स्ट्रिप का नाम भी दिया गया है। और इसमें देखें कि ये आप उसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस देते हैं, आपके पास होगी कॉक स्ट्रिप। आप मुझे ज़रा दिखाएं ना, आ जाएँ इधर ज़रा देखें। ये हमारे पास कॉक स्ट्रिप है। ये कॉक स्ट्रिप में आप देखें कि ये 0 है, ये 0 है,
फिर ये रेड है, ये सीवियर माल न्यूट्रिशन है, और ये बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन है, ये PCM2 में आएगा और ये नॉर्मल है। तो इधर आए, इसमें आप जो मिड आर्म निकालने के लिए आप ज़रा इसको फ्लेक्स करें, वैसे आपको देता ये वाले माल न्यूट्रिशन है। इधर से इधर को आप तोलें, इसको तोलें, फ़र्ज़ करें ये अगर 12 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 12 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप 6 सेंटीमीटर मिड आर्म है, 6 सेंटीमीटर मिड आर्म है, तो मिड आर्म में आप इसको रख लें, रख के आप ऐसे निकाल लें, ये वेल नरिश्ड है, ठीक है ना। ये वैसे इसका है भी नहीं, ये तो 5 इयर्स तक के बच्चे में हम देखेंगे। और अगर ये इसमें आ रहा है, आप देखते हैं, अगर ये इसी तरह ये ग्रीन में आ रहा है तो नॉर्मल है, इसमें है तो बॉर्डर लाइन है, ये सीवियर है। ये जो ट्रायाज का नाम आपने सुना है, जो हॉस्पिटल में ट्रायाज हम करके देखते हैं, तो वो ये ट्रायाज में ये काम आ सकता है। ट्रायाज में आप कर लें, बंदा बाहर बिठा दें, एक नर्सिंग आपका बैठा हो, वो ट्रायाज करके देख लें, और जो इसमें सीवियर माल न्यूट्रिशन में उनको अलग कर रहे हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ या कंसल्टेंट की तरफ उसको भेज दें। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास है। हैं? हाँ हाँ मेरे पास तो है, हाँ मेरे पास है ये, वो मैं आपको भी डिस्कस करें। तो ये हो गया जी, देखिए। हाँ, अभी ड्रग्स एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, आपका जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पेशेंट है, 95% पेशेंट जो है बगैर किसी ड्रग के जस्ट ORS पे, और अगर वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड है तो IV थेरापी जो प्लान C के तहत लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उस पर 95% आपके ठीक होके जाते हैं। लेकिन ये 95% पेशेंट्स आपके फिलेजिल इन्फ्यूजन भी ले रहे होते हैं, नोविडेट इन्फ्यूजन भी ले रहे होते हैं, ड्रिपें भी ले रहे होते हैं, पता नहीं क्या अला बला सारा मिल रहा होता है। और इसमें जस्ट 5% ऐसे हैं जिनको आपको ड्रग्स देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे डायसेंट्री का पेशेंट आपके पास आ गया, हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने क्या किया है डायसेंट्री के साथ, इसको बार बार डिस्कस हम नहीं करेंगे। कॉलरा का सस्पेक्टेड केस आपके पास आता है, कॉलरा की टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी, और केसेस उस लोकेलिटी में होंगे, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी, सीवियरली डिहाइड्रेट हो रहा होगा, और मोर देन 2 इयर्स का होगा। लेस देन 2 इयर्स में कॉलरा इतना कॉमन नहीं है। राइस वाटर स्टूल्स होंगे। आप उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टूल RE के लिए और कल्चर के लिए भिजवाएं, वो बड़ा ज़रूरी है। उसमें आपको एंटीबायोटिक भी आपने क्या देना है, और आपकी लोकेलिटी में किसके लिए क्या सेंसिटिव है, ये भी आपको आएगी। लेकिन आप उसका स्टूल कलेक्ट करने के बाद फिर आप एंटीबायोटिक उसको शुरू करा दें, जो ऑलरेडी आपको पता है। जैसे हम लोग आजकल तो हम लोग वहीं सिप्रो ही देते हैं, इसमें सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह भी आप दे सकते हैं, लेकिन आजकल हम सिप्रो ही इसमें कॉलरा में चल रहा है। एंटीबायोटिक देने का कॉलरा में जस्ट एक फ़ायदा होगा कि एक तो उसका जो कोर्स है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगा डायरिया का, उसकी पर्जिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रोपगेशन कम्युनिटी में कम होगी, ये फैलेगा नहीं कम्युनिटी में। और कॉलरा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फ़ौरन आपने DHO को MS को इन्फॉर्म करना है, ताकि वो पेशेंट उसके कॉन्टैक्ट सॉर्ट आउट हों और तमाम चीज़ें, और कोई एपिडेमिक उसकी ना हो, कोई पेंडेमिक उसकी ना हो, एपिडेमिक उसकी ना हो मेनली, तो उसके लिए आपने बड़ा केयरफुल होना है। फिर C में सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन विद एंट अमेबा हिस्टोलिटिका, आपने फ्लैजिल की तरफ कभी नहीं जाना है। अगर ब्लडी डायरिया भी है तो आपने फ्लैजिल की तरफ नहीं जाना है। आप अगर उसको लेबॉर्ट्री आपके पास नहीं है, आप उसको ऐसे ही आप ट्रीट कर रहे हैं, तो आप 2 एंटीबायोटिक्स दे के देख लें, और उसके बाद भी आपको सस्पेक्ट हो रहा है तो फिर आप फ्लैजिल दे दें। लेकिन आपने अगर सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन एंट अमेबा हिस्टोलिटिका की है, जिसमें आप स्टूल सैंपल लेके आप चेक करते हैं और उसमें आपको ट्रोफोजाइट्स मिलते हैं विद इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स, तो उसको आपने ज़रूर ट्रीट करना है। लेकिन अगर एंट अमेबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट आपको मिलता है तो उसको भी आपने फ्लैजिल नहीं देना है। सिस्टिक फॉर्म में ये हम सबके स्टूल्स में मौजूद है, तीसरी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में हम जो रहते हैं, हमारी हाइजीनिक कंडीशंस या हमारा हिसाब किताब ऐसा है कि सिस्टिक फॉर्म में जियार्डिया और एंट अमेबा हिस्टोलिटिका हम सबके पास होगा। लेकिन अगर डायरिया परसिस्ट कर रहा है, परसिस्टेंट डायरिया में आपने सिस्ट को भी ट्रीट करना है, उसमें फिर आपने इंतजार नहीं करना है। और इसमें जो एंट अमेबा हिस्टोलिटिका है, इसमें आप फ्लैजिल दे दें। फ्लैजिल आप 10 mg पर kg पर डोज के हिसाब से 8 अवली देते हो, और ट्रिवियल सा इन्फेक्शन है तो 5 डेज़ के लिए दोगे, नहीं अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो आप 10 डेज़ के लिए उसको चलाओगे। इसी तरह लेबॉर्ट्री प्रूवन सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन विद जियार्डिया लेमलिया, जियार्डिया लेमलिया बहुत कॉमन है। मेरा ख्याल है हम में से जो भी स्टूल आरी करा लेगा सिस्टिक फॉर्म में जियार्डिया लेमलिया उसके पास मौजूद होगा, उसको ट्रीट नहीं करना आपने। हम देखते हैं बाद दफ़ा हम अच्छा खासा पेशेंट है, इतफाक़ से हमने कहीं उसको स्टूल आरी करा लिया, जियार्डिया आया, जो दुनिया के चला रहे हैं आप, फ्लैजिल से नहीं हो रहा है तो आप एंटामिजोल पे जा रहे हैं जिसमें डायलॉक्सिनाइड और आप इवन जो है फ्यूरोक्सोन, फ्यूरोजोलिडीन और पता नहीं क्या, इस सब की दौड़ लगी होती है, तो इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ट्रोफोजाइट उसका मिलता है, वेजिटेटिव फॉर्म में जियार्डिया लेमलिया मिलता है, तो आपने ज़रूर ट्रीट करना है। और अगर आपके पास परसिस्टेंट डायरिया के साथ सिस्टिक फॉर्म में भी जियार्डिया लेमलिया मिलता है तो आपने ट्रीट करना है उसको।
सिर्फ परसिस्टेंट डायरिया में। परसिस्टेंट डायरिया कितने केसेस होंगे? बहुत कम होंगे। तो इसी तरह जो एंटी डायरियल ड्रग्स हैं इसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, ये किस ज़माने में चलता था और ये बड़ा डेंजरस है। इसमें सर्जन्स के पास भी पेशेंट पहुंच जाते हैं, पैरालिटिक एलियस और बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो अभी बिल्कुल गया। और इसमें आप अगर एंटी डायरियल आप देते हैं तो आप उस इन्फेक्शन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म अंदर पड़ा रहेगा, वो ऑर्गेनिज्म जितना निकले साफ़ हो जाए, डायरिया चलता रहे, आप सिर्फ उसका फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स और उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको रिप्लेस करते रहें। तो डायरिया में एंटी डायरियल्स का कोई रोल नहीं है। अदर ड्रग्स जैसे एंटी एमेटिक्स हैं, इसका भी कोई रोल नहीं है। एंटी एमेटिक्स से पर्जिंग भी ज़्यादा होगी, एंटी एमेटिक्स से बच्चा आपका सेडेट हो जाएगा, ओरल डिहाइड्रेशन नहीं ले सकेगा, मज़ीद डिहाइड्रेट होता चला जाएगा। तो आप रिहाइड्रेशन पे जोर दे दें और देख लें अगर इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग के पास पेशेंट आपके पास आता है तो उसको थोड़ा सा हाइड्रेट कर लें। आप IV हाइड्रेशन दे दें अगर ORS उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, थोड़ी सी उसकी हाइड्रेशन बेहतर होगी तो उसकी जो MSCs है वो खुद ब खुद रुक जाएगी। फिर कार्डियक स्टिमुलेंट्स का कोई रोल नहीं है, जैसे शॉक का पेशेंट है तो हम कार्डियक स्टिमुलेंट्स और इन चीज़ों कोई रोल नहीं है। ब्लड प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है डिहाइड्रेशन में, स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, बाद आप वर्स कर देंगे, परगेटिव तो उसको और मुसीबत में डाल देगा, तो इनका कोई रोल नहीं है। फिर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया पे जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया में दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो इंसिडेंट्स है डायरिया का वो प्रिवेंशन से कम होगा, ट्रीटमेंट से कभी कम नहीं होगा। इंसिडेंट्स हमारी तीसरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हमने अपने पहले उसमें थोड़ी स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को बताई थी कि कितने एपिसोड्स होते हैं और कितना % होता है और कितनी मॉर्टेलिटी है। अगर इस सब को आपने सिंसियरली कम करना है, बीइंग ए हेल्थ वर्कर, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए प्रोफेशनल, तो आपने प्रिवेंशन पे नज़र रखनी है। प्रिवेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कोई मुझे बताएगा कि व्हाट्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? एनीवन? नो एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? नहीं डॉक्टर्स, आप लोगों का फील्ड है ज़्यादातर। मदर फीड। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई चीज़ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। इवन कहते हैं कि उसमें विटामिन भी आपने नहीं देना है, माँ के दूध के अलावा पानी का कतरा भी नहीं देना है। माँ के दूध में पानी भी है, माँ के दूध में ग़िज़ा भी है, विटामिन भी है, सब कुछ है। अगर आप उसको एक्सक्लूसिव रखेंगे तो कभी डायरिया ही नहीं लगेगा उसको। और रियली आप मान लें इकबाल साहब को थोड़ा गुस्सा कराया मैंने, चले तो उसमें यह है कि आप एक्सक्लूसिव अगर देंगे ना, आप देखेंगे उसको नमूनिया भी नहीं होगा, उसको डायरिया भी नहीं होगा, इन्फेक्शन उसके करीब नहीं आएंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दुनिया के फ़ायदे हैं। आपने देखा है कि ह्यूमन बेबी की जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा होती है। आप न्यूरो सर्जन हमारे पास बैठे हैं, ऐसा है ना जी? हाँ, इनिशियली बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। तकरीबन फर्स्ट 3 मंथ्स में 6 सेंटीमीटर, फर्स्ट ईयर में तकरीबन 12 सेंटीमीटर ब्रेन ग्रो होता है। और जो ह्यूमन मिल्क है ये स्पीशीज स्पेसिफिक मिल्क है। ह्यूमन बेबी नीड्स ह्यूमन मिल्क। अगर आप उसको ह्यूमन मिल्क देंगे तो आपका बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, दिमागी सलाहियतें उसकी बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि रिसर्चेस हैं उसमें देखा गया है, उसमें जो स्पीशीज स्पेसिफिक उसमें लैक्टोज है जो ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ब्रेन की डेवलपमेंट हेल्प करेंगी। आप लोगों को पता है, आप रिसर्च कर लें, पढ़ लें, उसको देख लें। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का इतना बड़ा फ़ायदा है। और नहीं, अगर बाहर से आपने किसी वजह से, बाज़ माएँ ऐसी होती हैं जैसे वर्किंग मदर्स हैं, वो आपकी नहीं मान के करती हैं, तो उसको कम से कम पार्शियल फीडिंग मिलती रहे। और वो अगर काम में अपनी जाती है तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क छोड़ के जाए। उसका जो अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट ये है कि एक्सप्रेस करके दूध छोड़ के जाए। अभी तो सारी दुनिया में ब्लड मिल्क बैंक्स बने हैं जिसमें एक्सप्रेस मिल्क पड़ा होता है। और फार्मूला मिल्क बिल्कुल ही कोई पानी सर से उतर जाए तो फिर आप फार्मूला मिल्क दे दें। लेकिन गरीब आदमी जो कारगर से आया है, जो नलतर से आया है, उसको आप फार्मूला देंगे, वो बेचारा खाने को रोटी नहीं है, उसको फार्मूला कहाँ से लाएगा? उसको उसी गाय के दूध को बेहतर करके दे दें। और मेरा ख्याल है गाय के दूध में पानी मिलाना का भी कोई गुंजाइश नहीं है। होगा, उसको बहुत सारे मसाइल होंगे, हाइपोकैल्सीमिक होगा क्योंकि उसमें फास्फोरस का लोड बहुत ज़्यादा है, नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, उसकी प्रोटीन्स बाद दफ़ा डाइजेस्ट नहीं होती हैं। यही तो मुसीबत है। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिले, क्योंकि आइडियल कोई भी नहीं है। और गरीब आदमी फार्मूला नहीं खरीद सकता है, जो खाना नहीं खा सकता है, जो चप्पल नहीं पहन सकता है, वो कहाँ से फार्मूला लेगा? ठीक है, उसको काउज मिल्क जो है वो फिर थोड़ा सा करीब है, काउज मिल्क थोड़ा सा करीब है। और फार्मूला फीड में वही काउज मिल्क है जिसको ह्यूमनाइज़ किया गया है। ह्यूमनाइज भी यह है कि उसकी जो इम्यूनोलॉजिकल एक्सेलेंस या उसमें जो ब्रेन की डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह पाक ने बनाई हैं वो तो ह्यूमन नहीं बना सकता है, सिर्फ उसकी नमकियात और प्रोटीन्स उसको स्पेसिफाई किया गया उसमें। ये कभी ब्रेस्ट फीडिंग पे लेक्चर होगा तो बड़ा अच्छा कभी देखेंगे, ये अभी इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। इम्प्रूव्ड वीनिंग प्रैक्टिसेस आप करें। वीनिंग जो है
अगर बच्चा अच्छा ग्रो कर रहा है, आपने ग्रोथ चार्ट पर उसका वज़न प्लॉट किया है, वो अप टू डेट जा रहा है, तो 6 मंथ्स तक आप कुछ मत दे दें। नहीं, अगर अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है तो 4 मंथ्स के बाद आप थोड़ा सा वीनिंग फूड्स उसको दे दें। बाहर से कोई और मिल्क फीड देने के बजाय वीनिंग फीड्स का बड़ा फ़ायदा है, उससे आपकी ब्रेस्ट फीडिंग भी कम नहीं होगी और बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। वीनिंग फीड्स में बहुत सारी रेसिपीज़ आपके पास हैं। आप सूजी की खीर बना के दे सकते हैं, हमारा देसी डोडो आप बना के दे सकते हैं, कोई दलिया वगैरह, केला दूध में मैश करके दे सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जो वीनिंग फूड्स हैं वो कभी भी पतले नहीं होने चाहिए। आप चमचे में लेके उसको टेढ़ा करें तो बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में हो, वरना उसकी न्यूट्रिशन ख़राब हो जाएगी और उसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको ज़्यादा। यूज़ ऑफ सेफ़ वाटर, सबको पता है कि सेफ़ वाटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सिटीज़ में तो अपना अलग है, हमारे पास वाटर सप्लाई स्कीम्स भी हैं। जुटियाल में जहाँ मैं लेता हूँ वहाँ ग्रेटर वाटर सिस्टम है और आपका वैसेब जो है बड़ा अच्छा पानी हमें देता है। जो हम में से अमीर लोग हैं वो तो मिनरल वाटर लेके पीते हैं, लेकिन ये सेफ़ वाटर सप्लाई उन लोगों के लिए बड़ा कंसर्न है जो गरीब लोग हैं, जो पेरिफेरी से आते हैं। उनको आप बताएं कि किसी ऐसी जगह से पानी कलेक्ट करें जो साफ़ सुथरी जगह हो। अप हिल से अगर कलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी के सोर्स के तकरीबन 10 मीटर के आसपास तक कोई लैट्रिन्स नहीं होने चाहिए। वहाँ आसपास जो है कोई माल मवेशी नहीं चरनी चाहिए। औरतें कपड़ा ना धोएं, बच्चे खेलें ना उधर। कोई ऐसी सेफ़ जगह हो जहाँ से पानी पिक करें। फिर हैंड वॉशिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग का आप सबको पता है कैसे हैंड वॉश किया जाता है, बड़े सारे स्टेप्स हैं, वो आपको क्या बताऊँ, आपको तकरीबन सबको पता होगा। और हमेशा खाना पकाने से पहले, बच्चे को साफ़ करने के बाद, डिफिकेशन के बाद, किसी भी ऐसे अमल के बाद आप सोप से अच्छी तरह हाथ धो लें, एयर ड्राई करें, सबसे मुनासिब यही होगा। यूज़ ऑफ लेट्रिन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टूल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिटीज़ में तो हमारे पास अपना सिस्टम बना हुआ है, लेकिन पेरिफेरीज़ में बाहर बच्चे अगर पाखाना करें, मक्खियाँ बैठें, ओरल फीकल से तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, तो उनको ख़ास तौर पे एजुकेट करें कि स्टूल्स को बरी करें, किसी दूर जगह पे ले जाएं और ये तमाम चीज़ें उसमें करें। फिर मीज़ल्स इम्यूनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीज़ल्स जो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसके लिए, डायरिया के लिए। तो मीज़ल्स की इम्यूनाइजेशन 9 मंथ्स में और 15 मंथ्स में जो मीज़ल्स की इम्यूनाइजेशन है वो बिल्कुल होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। फिर ये कुछ एडवांटेजेस ब्रेस्ट फीडिंग के यहाँ मैंने अलग करके देखा था, ये देखें आप। ये जस्ट जाएँ, ब्रेस्ट फीडिंग क्लीन है, ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क जो है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें? अमीनोग्लोबुलिन्स हैं, IgG है, IgA है, ल्यूकोसाइड्स हैं, लेक्टोफेरिन है जो आयरन को बाइंड करेगा, जो बहुत सारे बैक्टीरियाज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाइफिडस फैक्टर है जो लैक्टोबैसिलस बाइफिडस बनाएगा और इंटेस्टाइन्स की मैच्योरिटी भी होगी। और वो जो प्रोबायोटिक आप देते हैं एनफ्लोर साशे, और वो तमाम ये ब्रेस्ट मिल्क में ही मौजूद है। तो इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आइडियल है। फिर ब्रेस्ट मिल्क कंप्लीट फूड है, जो हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। चीप है, सस्ता है, गरीब माँ नहीं खरीद सकेगी इन तमाम चीज़ों को। ब्रेस्ट फीडिंग उसका हल है। हेल्प स्पेसिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फैमिली प्लानिंग है वो नेचुरल हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग में। फर्स्ट जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम है उसमें जस्ट 1 to 2% चांसेस होते हैं कॉन्सेप्शन के, अगर लैक्टेशन एमोनोरिया में है। लैक्टेशन एमोनोरिया नहीं है तो फिर आप और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन बाद अब ऐसा भी होता है कि लैक्टेशन एमोनोरिया के साथ ही प्रेगनेंसीज़ में आ सकते हैं। वो ऐसे पेशेंट्स जो मोर देन 6 मंथ्स हैं, जिन्होंने बाहर से वीनिंग शुरू की हुई है, तो उसके लिए फिर 10 to 15% चांसेस कॉन्सेप्शन के हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो तो उसमें 1 to 2% है। मिल्क इंटॉलरेंस, हाँ ये तो सारा उसमें आएगा। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, इसके बड़ा यानी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि बच्चा पैदा होते ही आप माँ के फीट पे लगाएं। बल्कि अभी तो यह है कि आप उसका कॉर्ड क्लैंप करने से पहले ही बच्चे को सीने पे रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट आवर में जो सकलिंग या सकिंग पावर है बच्चे की जितनी होती है उतनी बाद में नहीं होती है। और वो जो हार्मोन इस्टेब्लिश होंगे, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, वो उस वक्त ज़्यादा होंगे। उससे जो यूट्राइन ब्लीडिंग और ये चीज़ें हैं, ये भी ऑक्सीटोसिन का अपना फंक्शन है, वो भी फ़ौरन रिवर्स हो जाएंगे। बच्चे को कोलोस्ट्रम मिलेगा। कोलोस्ट्रम की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोलोस्ट्रम समझे कि पहला वैक्सीन है जो बच्चे को मिल रहा है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इंटेस्टाइन्स को मैच्योर करते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग पे सारा लेक्चर तो मैं नहीं दूंगा, ये जस्ट एक चीज़ उसका देख लें कि कोलोस्ट्रम की बहुत इंपॉर्टेंस है। और अक्सर माएँ उसको डिस्कार्ड कर देती हैं, नमकीन पानी पिला देती हैं, तो ये सब बड़ा ख़तरनाक है। वो कोलोस्ट्रम वही चीज़ है जो उस बच्चे को चाहिए, तो इस पर बड़ा स्ट्रेस करना है आप लोगों ने। हाँ, मुझे कोई बताएगा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का नाम किसी ने सुना है? क्या होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव? ये ज़रा मैं कन्वे करना चाह रहा था। इसके लिए मैं सोच भी रहा था, इकबाल साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि
भाभी को भी लेके आ जाए उधर से, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट लेके आ जाए, उनको कन्वे हो जाए। चले चले इसमें देख लें कि ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है, ये जॉइंट प्रोग्राम है यूनिसेफ WHO का। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव हैज़ आइडेंटिफाइड 10 स्टेप्स टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एस्टेब्लिश ब्रेस्ट फीडिंग इन द मैटरनिटी एंड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स वर्ल्ड वाइड। और इसमें जो आगे देखेंगे कि ये 10 स्टेप्स क्या हैं, इस पे ज़रा आप लोग गौर करें। ये हॉस्पिटल पॉलिसीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हॉस्पिटल सपोर्ट मदर्स टू ब्रेस्ट फीड, नॉन प्रमोटिंग इन्फेंट फार्मूला बॉटल्स टीट्स जो हमारे पास होता है, बैग लेके पहुंच जाते हैं, आपको मोबाइल भी देते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं। एक आध मोबाइल वैसे मैंने भी लिया था किसी से एक ज़माने में, हाँ देते हैं आपको, छोड़ के चले जाते हैं। और मेकिंग ब्रेस्ट फीडिंग केयर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाएं इसको, कीपिंग ट्रैक ऑफ सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये हॉस्पिटल पॉलिसीज़ इसमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपकी। फिर स्टाफ कम्पिटेंसी, आप देख लें कि हॉस्पिटल सपोर्ट मदर्स टू ब्रेस्ट फीड बाय ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग पे। हेल्थ वर्कर्स को आप चेक करते रहें कि ये ब्रेस्ट फीडिंग में ट्रेंड हैं, ये क्या कर रहे हैं उधर। और फिर एंटीनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का बड़ा रोल है। इसमें मैटरनिटी में आपके पास माँ आए तो उधर से ही ब्रेस्ट फीडिंग का काम शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबीज़ एंड मदर्स, प्रेग्नेंट मदर आती है उसी वक्त से आप उससे डिस्कस करते रहें, प्रिपेयरिंग वुमन इन हाउ टू फीड देयर बेबी, और उस वक्त से उसको टेक्निक्स बताते रहें कि कैसे दूध दिया जाता है। अक्सर वो फॉल्टी टेक्निक होने की वजह से, प्रॉपर अटैचमेंट ना होने की वजह से लैक्टेशन फेल हो जाती है। केयर राइट आफ्टर बर्थ, पैदाइश के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है। हॉस्पिटल सपोर्ट मदर्स टू ब्रेस्ट फीड बाई इनकरेजिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी सून आफ्टर डिलीवरी, पैदा होते ही आप कॉर्ड क्लेम करने से पहले ही बच्चे को आप दूध पे लगा लेते हैं। हेल्पिंग मदर टू पुट दियर बेबीज़ टू द ब्रेस्ट राइट अवे, बिल्कुल, क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा होता है। इसमें जो हार्मोन्स हैं वो बड़े स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करते हैं और बच्चे को फ़ौरन ही कोलेस्ट्रॉल मिल रहा होता है, बच्चा स्टेबलाइज हो जाता है, माँ भी स्टेबलाइज हो जाती है, प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ओहो ये ज़रूरी है सर, ये थोड़ा सा बस ये ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। नहीं ये इंपॉर्टेंट है ना, ये रिलेटेड है इससे। आपका जो टीट्स और बॉटल्स लेके बच्चे आते हैं, टीट्स और वो लेके जो बच्चे आते हैं, ये सारा उसी से रिलेटेड, ये ख़त्म हो रहा है बस। सर आपका टॉपिक की हेडिंग जो थी कुछ और थी। हाँ हाँ, आप कहीं और नहीं ये तो आगे मैंने ऐसे ही दिया ना, हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये 10 स्टेप्स हैं, ये देख लें आप। उसके ऊपर आपने कोई बोला है? कौन सा रजिस्ट्रेशन? आपका हेडिंग, आप प्राइमरी हेडिंग में या प्राइमरी हेडिंग में वो बताया ना मैंने आपको, रजिस्ट्रेशन नहीं था। किधर रजिस्ट्रेशन था? नहीं इसको देखें, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है। ये देखें, ये देखें, प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये देखें आपको सारा बताया मैंने। मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है जिनको बड़े आपको समझ आ गई, ये डिस्कस किया हमने। इसमें किसी को कोई समझ में आ रहा है? हाँ, कोई इसमें कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ लें। एरिया में उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है पूरी, ये करनी है ना सर, ये प्रिवेंशन से लिए ये करनी है ना। तो बाद में हम प्रिवेंशन की तरफ गए थे, प्रिवेंशन भी उसमें मौजूद था हमारे उसमें। ये देखें, इसमें जो हमने प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, और इसमें प्रिवेंशन का टॉपिक भी था। ये मैनेजमेंट आ गई, मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ गया, और ये प्रिवेंशन मेरा ख्याल ये इसको आप लोग ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे हो, ये हॉस्पिटल इनिशिएटिव को बेबी फ्रेंडली, ये किसी को इसमें फ़ायदा हो रहा है। हाँ ये लगनी चाहिए, ये नहीं ये ख़त्म हो रहा है ना, ये 10 पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट्स पे हम आ गए हैं। 7 में आप ये करें, ये तो सिंपल सा है। लेटिंग मदर्स एंड बेबी स्टे टुगेदर, इनको स्टे भेजें। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। और ये देखें ना, हेल्पिंग मदर्स नो हाउ टू, बेबी जब हंगरी होता है कब देना, आपने डिमांड पे फीड करना है उसको। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग इससे रिलेटेड है। काउंसिल द मदर्स ऑन यूज़ एंड रिस्क ऑफ बॉटल फीडिंग, ये बॉटल और टीट्स और ये तमाम डायरिया का मौजूद यही बनता है, तो आपने इसको देखना है। और फिर रेफरिंग मदर्स टू द कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज, उसमें जो है ग्रुप्स बने होते हैं कम्युनिटी के। आपने लालिची ग्रुप्स के बारे में सुना है आपने? इंटरनेशनल, आप नेट पे ज़रा सर्च करें, लालिची लीग, ये इंटरनेशनली बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मदर्स ग्रुप्स बने हुए हैं जो तमाम ट्रेनिंग्स और ये चीज़ें शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने गायनी ऑप्स ने करना है या पीडियाट्रिशियंस ने करना है तो इस पे भी आप जाके देख लें, लालिची लीग इंटरनेशनल, लालिची लीग, उसमें मदर ग्रुप्स आपको मिलेंगे। तो ये सारा है जी। इस पे अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस मजीद करने हैं तो मुझसे पूछें। थैंक्स। इसमें ये आखिरी वाला आपको थोड़ा इरिटेट कर रहा था कि ये ब्रेस्ट फीडिंग कहाँ से बीच में लेके आ